राम रहीम एक हत्यारा, एक बलात्कारी, जिसको मिली सजा एक जन्म में पूरी भी नहीं हो सकती। वो लगातार बाहर रहता है और बाहर आकर प्रवचन करता है। अपने आप को खुदा मानने वाले इस दुर्दांत अपराधी को किसकी शह मिल रही है, समझना मुश्किल नहीं है। कौन सत्ता में है, कौन पावर में है और अंधविश्वास को बढ़ावा देना किसकी ताकत है? थोड़ा गेस करिए। इस अपराधी को समय समय पर मिलने वाला पैरोल उन पीड़ितों पर क्या असर डालता होगा जो बड़ी मुश्किल से अपराध के इसके साम्राज्य से बाहर निकले। उस पत्रकार के परिवार पर क्या बीतती होगी जिसकी दुर्दांत हत्या इस अपराधी ने करवाई। राम रहीम अपने ही आश्रम के साध्वियों के रेप के मामले में जेल में है। पत्रकार की हत्या उसने करवाई। 400 से ज्यादा साधुओं को जबरन नपुंसक बनाने का आरोप राम रहीम के ऊपर है। 2017 में 2 मामलों में 10-10 साल की सजा मिली। 2019 और 2021 में 2 केसेस में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका रुतबा कम नहीं हुआ, सरकार में इसकी पकड़ कम नहीं हुई। यह अब भी पूरे काफिले के साथ बाहर घूमता है। सवाल यह है कि इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि इतने संगीन जुर्म के बावजूद भी बार बार पैरोल इसे मिलता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जानना पड़ेगा इस क्रिमिनल राम रहीम की पूरी जर्नी को। आखिर ऐसा क्या हुआ था 23 सितंबर 1990 को जो शाह सतनाम ने डेरा की गद्दी एक नौसिखिए को सौंप दी। डेरा प्रमुख बनने के बाद कैसे गुरमीत राम रहीम ने अपनी पकड़ बनाई, कैसे अलग अलग अपराधों को अंजाम दिया, कैसे सालों साल बलात्कार और हत्या के बाद बचता रहा। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में कहानी गुरमीत राम रहीम की डेरा प्रमुख बनने से जेल जाने तक की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। तारीख 23 सितंबर 1990। जगह हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम। इस समय डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा शाह सतनाम थे। उनकी उम्र थी तकरीबन 71 साल। पिछले कई महीनों से डेरा का नया उत्तराधिकारी चुनने की कवायद में थे। इसके लिए शाह सतनाम के दिमाग में 3 नाम चल रहे थे। 23 सितंबर ही वो दिन था जब शाह सतनाम नए उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले थे। ऐलान हुआ और नए उत्तराधिकारी बने गुरमीत राम रहीम। इस नाम पर डेरा के कई अनुयायी हैरान रह गए। कुछ अनुयायियों का कहना था कि शाह सतनाम ने जिन 3 लोगों के नाम पर विचार किया उनमें कहीं भी राम रहीम का नाम शामिल नहीं था और राम रहीम डेरा में सबसे नए अनुयायियों में से एक थे। अब यहां सवाल उठता है कि फिर बाबा शाह सतनाम ने गुरमीत राम रहीम को डेरा प्रमुख बनाया क्यों? कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं डेरा का ब्रीफ इतिहास। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी के द्वारा हरियाणा के सिरसा जिले में की गई। बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी डेरा के पहले गुरु और प्रमुख बने। इसके बाद साल 1963 में डेरा सच्चा सौदा का जिम्मा बाबा शाह सतनाम को सौंप दिया गया। बाबा शाह सतनाम 1990 तक डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे और फिर डेरा सच्चा सौदा की कमान आई गुरमीत राम रहीम के हाथों में। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी द्वारा लिखित किताब डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम अ डिकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि शाह सतनाम सिंह से जबरन राम रहीम को डेरा का अगला गुरु घोषित करवाया गया था। इस किताब में अनुराग त्रिपाठी गुरमीत राम रहीम के पुराने ड्राइवर खट्टा सिंह का जिक्र करते हैं। खट्टा सिंह कहता है कि राम रहीम का एक दोस्त था, शायद कोई रिश्तेदार, नाम था गुरजंट सिंह राजस्थानी। इसी गुरजंट ने बाबा शाह सतनाम की कनपट्टी पर AK-47 तान कर कहा कि राम रहीम को डेरा का अगला मुखिया घोषित किया जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद वही होता है। गुरजंट सिंह कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि उस पर लाखों रुपयों का इनाम था और वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ जनरल भी था। उसके ऊपर पंजाब और हरियाणा में कई हत्याओं के केसेस दर्ज थे। राम रहीम और गुरजंट राजस्थानी के बीच कितने गहरे संबंध थे, इसे दिखाने के लिए पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र किया है। दरअसल 31 अगस्त 1991 में पंजाब पुलिस ने गुरजंट सिंह राजस्थानी को मोहाली के एक मकान में एनकाउंटर में मार गिराया, जिसके बाद इसी दिन डेरा सच्चा सौदा के सिरसा हेडक्वार्टर के माइक से एक अनाउंसमेंट किया गया कि आज सबको एकदम चुप रहना है। फिर अगले 3 सालों तक हर साल 31 अगस्त के दिन डेरा में पूरा मौन रखा जाता रहा। हालांकि 3 सालों बाद इस परंपरा को बंद कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि गुरजंट सिंह और राम रहीम दोनों एक ही गांव से आते थे।
श्री गुरुसर मड़िया, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। राम रहीम की कहानी पर वापस लौटते हैं। जहां डेरा के पहले 2 गुरुओं का ध्यान अध्यात्म में था, वहीं तीसरे गुरु गुरमीत राम रहीम का ध्यान ज्यादा पैसा और ताकत कमाने में था। इसके साथ साथ अपराध की दुनिया बनाने में भी। यही आगे चलकर सबसे बड़ी दिक्कत बनने वाली थी। साल आता है 2002। गुरमीत राम रहीम को डेरा का मुखिया बने 1 दशक से अधिक समय बीत चुका था। इस वक्त तक सिरसा जिले में कई प्रॉपर्टीज डेरा की गिरफ्त में आ चुकी थी और डेरा अब विशाल किले में बदल चुका था। सिरसा के आम लोग और लोकल पत्रकारों के मन में शक उठने लगा कि जब डेरा कोई चढ़ावा नहीं लेता, कोई दक्षिणा नहीं लेता, तो फिर इसका साम्राज्य लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है। यही सवाल एक लोकल पत्रकार ने भी उठाया। उस पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति। वो पूरा सच नाम का एक लोकल अखबार चलाते थे। रामचंद्र छत्रपति ने डेरा द्वारा किए जा रहे जमीनी कब्जों पर लगातार खबरें छापी। इन्हीं खबरों की वजह से वो डेरा समर्थकों के निशाने पर आ गए। इसी दौरान 30 मई 2002 को सिरसा के रोड़ी मार्केट इलाके में एक कार ड्राइवर और एक पुलिस कांस्टेबल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। पुलिस जब उस कार की तलाशी लेती है तो उसमें से कुछ फोटोकॉपीज मिलती है, एक गुप्त लेटर की। ये लेटर डेरा की किसी अनाम साध्वी ने लिखा था, यानी उसमें नाम नहीं था, लेकिन उसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर साध्वियों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। इस लेटर में एग्जैक्टली क्या लिखा था वो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इस लेटर के बारे में पहले से ही सिरसा में अफवाह थी, लेकिन इस घटना के बाद अफवाह हकीकत में बदल गई और घटना के कुछ ही समय बाद ये लेटर जा पहुंचता है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पास। उसी दिन पत्रकार रामचंद्र छत्रपति अपने अखबार में पूरा सच में इस लेटर को बिना किसी बदलाव के छाप देते हैं। हेडलाइन देते हैं, धर्म के नाम पर साध्वियों का जीवन किया जा रहा बर्बाद। बस इसके बाद तो ये खबर सिरसा में हॉट टॉपिक बन गई और गुरमीत राम रहीम के समर्थक एक्शन में आ गए। अनुराग त्रिपाठी की किताब के मुताबिक डेरा समर्थकों ने अखबार की हर एक कॉपी इकट्ठा करके जला दी ताकि खबर ज्यादा न फैले। साथ ही राम रहीम ने लेटर को लीक करने के अंदेशे के चलते अपने एक पुराने सेवादार रणजीत सिंह की हत्या करवा दी। बाद में कोर्ट ने इसकी पुष्टि की और इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई। रणजीत सिंह पर बाबा राम रहीम को शक कैसे हुआ, उसे क्यों मारा गया, यह समझने के लिए उस लेटर में क्या लिखा था वो देखना होगा। लेटर में अनाम साध्वी ने लिखा था, करीब 2 साल पहले जब मैं साध्वी बनी तब डेरा सच्चा सौदा में महाराज राम रहीम सिंह की एक करीबी महिला सेवादार ने मुझसे कहा, आज रात 10 बजे तुम्हें महाराज की गुफा में हाजिरी देने जाना है। यह मेरे लिए पहली बार था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी। मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद मुझे बुलाया है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो जो मैंने देखा उसे देखकर हैरान रह गई। महाराज जी की गुफा में टीवी का रिमोट हाथ में लेकर ब्लू फिल्म देख रहे थे। उनके तकिए के पास एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गई, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़ आई वो इस तरह के होंगे। फिर उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, जब तुम मेरी शिष्या बनी तो तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। इसके बाद हर 20-30 दिनों में फिर से मेरा नंबर आ जाता। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे जैसी और भी कई लड़कियों के साथ यही हो रहा है। डेरा में करीब 35 से 40 महिलाएं रहती हैं। बाहर से हम सफेद कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती हैं, लेकिन अंदर से हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। मैंने एक बार हिम्मत करके अपने परिवार को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वही मुझ पर गुस्सा हो गए। डेरा में महाराज के आदेश हैं कि महिलाएं आपस में बात नहीं कर सकती, घर वालों से फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं होती। अगर कोई लड़की डेरा की सच्चाई बाहर बताने की कोशिश करती है तो उसे सजा दी जाती है महाराज के आदेश से। कुछ दिनों पहले बठिंडा की एक लड़की ने महाराज के गलत कामों की बात की तो बाकी महिला शिष्यों ने मिलकर उस लड़की की पिटाई कर दी। अब वो लड़की अपने घर पर बिस्तर पर पड़ी है। उसके पिता ने भी आश्रम की सेवा छोड़ दी है। वो लड़की किसी से कुछ नहीं कह पा रही क्योंकि उसे डर है, अगर उसने कुछ कहा तो उसे जान से मारा जा सकता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र की एक लड़की भी डेरा छोड़कर अपने घर लौट गई। उसने घर पर अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया तो उसका भाई भी डेरा छोड़कर आ गया। मनसा, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर और लुधियाना की कई लड़कियां डेरा छोड़ चुकी हैं, लेकिन वो भी किसी से कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उन्हें डर है कहीं जान से ना मार दी जाए। इस लेटर में खुले तौर पर रणजीत सिंह का जिक्र नहीं था,
लेकिन इसमें कुरुक्षेत्र की लड़की की बात की गई है जो डेरा छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसका भाई भी सेवादारी छोड़कर चला गया। यह सेवादारी छोड़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रणजीत सिंह ही था। इसलिए जैसे ही उस लेटर की लीक होने की बातें बाहर आने लगी और डेरा की सच्चाई उजागर होने लगी तो गुरमीत राम रहीम का शक रणजीत सिंह पर जा टिका। उसे लगा कि इस पूरे लेटर को लीक करवाने में रणजीत सिंह का ही हाथ है। इसी वजह से रणजीत सिंह राम रहीम के टारगेट पर आ गए। रणजीत सिंह की हत्या के बाद आगे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को ठिकाने लगाने की मंशा भी बना ली गई। अपनी जान को खतरे में देखते हुए पत्रकार छत्रपति ने 2 जुलाई 2002 को सिरसा के एसपी को एक लेटर लिखकर सुरक्षा मांगी, लेकिन एसपी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णा लाल ने भी छत्रपति को यही सलाह दी कि वो बाबा गुरमीत राम रहीम से समझौता कर ले, लेकिन रामचंद्र छत्रपति ने यह समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। उसके उलट उन्होंने 23 अक्टूबर 2002 को गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक और खबर छाप दी। इसके बाद गुरमीत राम रहीम ने अपने 2 करीबी लोगों कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को अपनी गुफा में बुलाया। ये दोनों पहले से ही हथियार चलाने में माहिर थे। इन्हें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर दी गई जो डेरा मैनेजर कृष्णलाल के नाम पर थी। अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को शाम करीब 8:05 पर छत्रपति के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। किसी ने बाहर से उन्हें नाम लेकर पुकारा। छत्रपति ने अपने दोनों बेटों से कहा कि वो अंदर ही रहे, और जैसे ही वो दरवाजे पर आते हैं एक के बाद एक 5 गोलियों की आवाज गूंजती है। छत्रपति खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। बाइक पर आए दोनों हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। छत्रपति की हालत इतनी गंभीर थी कि सिरसा के अस्पतालों ने उन्हें रोहतक के PGIMS अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां कुछ दिन तक उनकी हालत नाजुक बनी रही। इसी दौरान सिरसा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने उनका बयान दर्ज किया। छत्रपति ने खुद साफ साफ कहा कि उनकी हत्या के पीछे गुरमीत राम रहीम का हाथ है, वही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस FIR दर्ज की तो कहीं भी उसमें राम रहीम का नाम नहीं था। जब छत्रपति के बेटे अंशुल ने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा कि बाबा का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, तो जवाब मिला अगले स्टेप में नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इस बीच छत्रपति की हालत और बिगड़ती चली गई। फिर उन्हें रोहतक से दिल्ली के अपोलो अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 21 नवंबर 2002 को छत्रपति की मौत हो गई। जिसके बाद सिरसा में कई लोग गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मैदान में उतर आए। ये पहली बार था जब सिरसा के आम लोग खुलकर डेरा के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने खुलकर गुरमीत राम रहीम के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन पुलिस प्रशासन बाबा की पकड़ मजबूत थी और प्रशासन के दम पर ही बाबा ने सिचुएशन पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले को एक फैमिली प्रॉपर्टी विवाद बताकर घर के अंदर का झगड़ा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बाद छत्रपति के बेटे अंशुल ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने इस केस की जांच CBI से करवाने की मांग की। हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई में करीब 9 महीने लग गए, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने यह केस CBI को सौंप दिया। CBI जांच शुरू करती है, जिसमें पत्रकार छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के सेवादार रणजीत सिंह मर्डर की जांच के साथ साथ डेरा सच्चा सौदा में हुए कुकर्मों की भी जांच शामिल होती है। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी की किताब के मुताबिक एक CBI अफसर ने बताया कि जब साल 2002 में हमें यह केस सौंपा गया तो शुरू में हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ भी ठोस हाथ नहीं लग रहा था। जब हमने डेरा प्रशासन से यह मांग की कि वो हमें साल 1999 से 2002 के बीच डेरा में रहने वाले साध्वियों की लिस्ट दे, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। वो पूरा तंत्र हमें रोकने की कोशिशों में लगा था। वहीं लोकल पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह नाकाम थी। CBI की टीम ने 3 सालों तक हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में जाकर जांच की, लेकिन हाथ कुछ खास आया नहीं। पर इसी दौरान पंजाब के बठिंडा जिले की रहने वाली एक पूर्व साध्वी के बारे में जानकारी मिली, जो 1999 में ही डेरा छोड़ चुकी थी। CBI टीम वहां पहुंची, लेकिन उसने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद साल 2005 तक आते आते CBI को बड़ी कामयाबी मिली। डेरा के अंदर रहने वाली साध्वियों की एक पूरी लिस्ट मिल गई। इसमें 53 साध्वियां थी जो आश्रम के हॉस्टल में रहती थी, 80 साध्वियां थी जो नए और पुराने डेरे में अलग अलग जगहों पर रह रही थी, और 24 ऐसी थी जो 1997 के बाद डेरा छोड़कर जा चुकी थी। ये लिस्ट मिलना CBI के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। टीम ने कुल 133 साध्वियों की पहचान की और उनमें से 130 से बातचीत करने में सफल भी रही, लेकिन कोई भी महिला रिकॉर्ड पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। सभी पूरी तरह गुरमीत राम रहीम के डर और दबाव में थी। अब CBI ने उन 24 साध्वियों की तलाश शुरू की
जो डेरा छोड़ चुकी थी। इनमें से 20 को ढूंढ निकालने में 6 महीने लग गए, लेकिन यहां एक नई परेशानी सामने आई। ज्यादातर साध्वियां अब शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे और उनके पति या घर वाले नहीं चाहते थे कि वे सीबीआई से किसी भी तरह की बात करें। इन महिलाओं को डर था, अगर उन्होंने सीबीआई को सच बताया तो उनके पति को उनके साथ हुए यौन शोषण का पता चल सकता है और ऐसे में उनका घर टूट सकता है। साथ ही उन्हें अपनी जान का भी डर था। कई मामलों में तो ऐसा था कि इनके परिवार खुद राम रहीम के भक्त थे और वो बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन अंत में बड़ी कोशिशों और महीनों की मेहनत के बाद मई 2006 में सीबीआई 2 साध्वियों को मनाने में सफल हुई कि वो बयान दें और इसे रिकॉर्ड पर लाएं। मार्च 2007 में सीबीआई ने इनमें से एक साध्वी का बयान दर्ज किया और वो साध्वी कोई और नहीं, रणजीत सिंह की बहन थी। जब सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ चल रहे रेप और हत्या के केस में रणजीत सिंह की बहन का बयान दर्ज कर लिया तो सीबीआई को लगने लगा कि राम रहीम के वकील कोर्ट में यह दलील दे सकते हैं कि रणजीत की बहन ने अपने भाई की हत्या के दुख या बदले की भावना में राम रहीम पर झूठा रेप केस लगाया है। इसीलिए सीबीआई ने सोचा कि अगर राम रहीम को सजा दिलवानी है तो एक पीड़िता का बयान काफी नहीं होगा, कम से कम एक और साध्वी मिल जाए तो बात बन सकती है। सीबीआई एक और साध्वी को मनाने में सफल हो जाती है। इसके बाद मामला आगे बढ़ता है। डेरा के प्रभाव वाले इलाकों के नेता सीबीआई पर दबाव बनाना शुरू करते हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज के स्थानीय नेता शामिल होते हैं। असल में डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा संगठन है जो खुलकर अपने भक्तों को बताता था कि किसे वोट देना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की करीब 28 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा असर था और जिस इलाके में डेरा के वोटर भारी हों वहां के नेता राम रहीम की तरफदारी करने से बिल्कुल नहीं हिचकते थे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के। इसी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने के लिए साल 2007 में डेरे ने पॉलिटिकल अफेयर्स विंग यानी PAW की शुरुआत की। इसका काम था यह तय करना कि डेरा समर्थकों को किस पार्टी को वोट देना है। जैसे साल 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस PAW ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। खैर, उससे पहले भी डेरा कांग्रेस को समर्थन देते आया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई स्थानीय नेता गुरमीत राम रहीम के मुरीद थे। हालांकि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप यानी ऊपरी स्तर पर बैठे नेताओं ने राम रहीम को कोई सीधा समर्थन नहीं दिया। उदाहरण के लिए जब मई 2007 को डेरा सच्चा सौदा ने अपने मुखपत्र में एक विज्ञापन छापा जिसमें गुरमीत राम रहीम एक फोटो में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक में नजर आए, उनके कपड़े, पगड़ी और हाथ में पकड़ा हुआ एक बर्तन, सब कुछ गुरु गोविंद सिंह की पारंपरिक छवि से मेल खा रहा था। यही नहीं, राम रहीम का हाव भाव भी वैसा ही दिखाया गया जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का ऐतिहासिक अमृत पान वाला दृश्य माना जाता है। सिख समुदाय को यह बात बेहद आपत्तिजनक लगी। उन्हें लगा कि राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की नकल की है, जिसकी वजह से दंगे भड़क गए। इन दंगों के बाद खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई को एक मीटिंग में साफ निर्देश दिया, वो राम रहीम के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दबाव की परवाह किए बगैर कार्रवाई तेज करे। इसके बाद सीबीआई ने जांच में तेजी दिखाते हुए जुलाई 2007 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अंबाला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर सितंबर 2008 में कोर्ट ने इस केस में राम रहीम पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। इसके बाद साल 2011 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को अंबाला से पंचकुला शिफ्ट कर दिया गया। अभी पुराने मामलों की जांच चल ही रही थी कि साल 2012 में एक और मामला सामने आता है, जब डेरा सच्चा सौदा के ही एक पूर्व साधु हंसराज चौहान सीबीआई के पास पहुंचकर आरोप लगाते हैं कि साल 2000 में उसे और करीब 400 और साधुओं को जबरन नपुंसक बना दिया गया। उसका दावा था कि बाबा गुरमीत ने भगवान जैसा दर्जा बनाए रखने के लिए घिनौना खेल रचाया ताकि साधु शादी, परिवार या किसी भी सांसारिक विचार से दूर रहे और पूरी तरह बाबा के कंट्रोल में रहे। बाबा राम रहीम के खिलाफ एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे थे। उसके बावजूद सीबीआई पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस की जगह बीजेपी की ताकत बढ़ने लगी थी। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव जीत लिए। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी के नेता और हरियाणा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी पार्टी के 44 उम्मीदवारों को लेकर राम रहीम का आशीर्वाद लेने डेरा पहुंचे। डेरा की राजनीतिक यूनिट यानी पॉलिटिकल अफेयर्स विंग ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया। जिन जिन विधानसभा सीटों पर डेरा समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, वहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली और यही जीत उन्हें हरियाणा की सत्ता तक ले आई। अनुराग त्रिपाठी की किताब के अनुसार सीबीआई चीफ नारायण बताते हैं कि पहले जैसे कांग्रेस नेताओं के फोन आया करते थे, अब बीजेपी नेताओं और हरियाणा सरकार के मंत्रियों के भी फोन आने लगे।
हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरमीत राम रहीम, जिस पर 2 रेप केसेस चल रहे थे, उसे स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हालांकि सीबीआई अपना काम लगातार कर रही थी, लेकिन बाबा राम रहीम को पूरा भरोसा था कि सीबीआई की कार्रवाई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसे शायद यकीन था कि उसकी चमक दमक, भक्तों की भीड़ और राजनीतिक रसूख उसे कानून से बचा लेंगे। बाबा राम रहीम की ताकत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2015 में मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट में बाबा राम रहीम को भी जगह दी थी। यही वजह थी कि सीबीआई के पूछताछ के दौरान राम रहीम को जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि बाबा तो फिल्में बनाने में बिजी था। 2015 में उसने पहली फिल्म बनाई एमएसजी द मैसेंजर। इस फिल्म में राम रहीम ने खुद को समाज का मसीहा दिखाया, जो लोगों को नशे से बचाता है, लड़कियों को वेश्यावृत्ति से निकालता है और धर्मांतरण रोकता है। इसके कुछ ही दिनों बाद उसी साल आई एमएसजी 2 द मैसेंजर। इस बार बाबा जंगलों में चला गया और वहां के आदिवासियों को सभ्य बनाता है। फिल्मों में आदिवासियों को जानवरों जैसा दिखाया गया, जो इंसान का खून पीते हैं, कपड़े नहीं पहनते। बाबा आता है और सबको इंसान बना देता है। फिर 2016 में राम रहीम ने बना दी तीसरी फिल्म एमएसजी द वॉरियर लायन हर्ट। इसमें वो एक योद्धा बन जाता है जो एलियन से लड़ता है, तीर कमान और लेजर गन लेकर दुनिया को बचाता है। यानी बाबा अब पृथ्वी और ब्रह्मांड का रक्षक भी बन गया था। एमएसजी लायन हर्ट 2 और जट्टू इंजीनियर नाम से उसकी 2 फिल्में और आई। मतलब जब दुनिया सोच रही थी कि बाबा पर कोर्ट का शिकंजा कस रहा है, तब बाबा कैमरे के सामने चमक रहा था, गाना गा रहा था, एक्शन कर रहा था और खुद को मसीहा के रूप में बेच रहा था। और बाबा टेंशन ले भी क्यों, जब सरकारें ही उसके सपोर्ट में हो। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि साल 2017 में राम रहीम को रेप केस में दोषी ठहराए जाने से ठीक 10 दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने मंत्रालय की तरफ से डेरा को 51 लाख रुपए का डोनेशन दिया, वो भी खेलों को प्रमोट करने के नाम पर। 10 दिनों बाद आया फैसले का दिन। पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट को राम रहीम के रेप केस में अंतिम फैसला सुनाना था। कोर्ट ने साफ किया था कि राम रहीम को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, लेकिन चुपचाप कोर्ट में हाजिर होने या हेलीकॉप्टर से आने के बजाय राम रहीम ने सड़क मार्ग चुना। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए राम रहीम सुबह करीब 8:30 बजे सिरसा से निकलता है। उसके साथ करीब 250 से ज्यादा गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है। कई डेरा समर्थक तो इस हद तक जुनूनी हो जाते हैं कि राम रहीम की गाड़ी के आगे ही लेट जाते हैं। हजारों समर्थक गाड़ियों के साथ साथ दौड़ने लगते हैं। उनके हाथों में डंडे, लाठियां और तलवारें तक होती हैं। ये काफिला सिरसा से फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए पंचकुला पहुंचता है। जब तक काफिला पंचकुला आता है, तब तक इसमें 350 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी होती हैं। करीब 2 बजे राम रहीम कोर्ट के अंदर दाखिल होता है, लेकिन समर्थकों को बाहर ही रोक लिया जाता है। तकरीबन 2 लाख डेरा समर्थकों ने पूरे पंचकुला कोर्ट को घेर रखा था। 2:15 बजे के करीब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। सीबीआई के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दोनों रेप केसेस में दोषी करार दिया। हरियाणा पुलिस ने चुपचाप राम रहीम को कोर्ट से बाहर निकाला और उसे हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाया गया। लेकिन उधर पंचकुला में सब बेकाबू हो चुका था। राम रहीम के समर्थकों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। दंगे शुरू हो गए। पुलिस और डेरा समर्थकों की झड़प में 39 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी राम रहीम को सिर्फ दोषी ठहराया गया था, उसकी सजा तय होनी बाकी थी। इसलिए 28 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल के पास स्पेशल इंतजाम करके एक अस्थायी अदालत बनाई गई। सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगभग 2 दर्जन कंपनियां तैनात की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल जज जगदीप सिंह ने फैसला सुनाया। दोनों रेप केसेज में राम रहीम को अलग अलग 10 सालों की सजा सुनाई गई, यानी कुल 20 सालों की जेल। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित लड़कियों को 14-14 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जैसे ही फैसला सुनाया गया, राम रहीम घुटनों के बल बैठ गया और जज से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। अब दोनों रेप के मामलों का फैसला आ चुका था, लेकिन 3 और बड़े मामलों में इंसाफ मिलना बाकी था। एक पीड़िता के भाई रणजीत सिंह की हत्या का केस, दूसरा पूरा सच नाम के अखबार चलाने वाले रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला और तीसरा 400 साधुओं के जबरदस्ती नसबंदी का मामला। कोर्ट ने 400 साधुओं के नसबंदी वाले मामले में राम रहीम को 2018 में जमानत दे दी, लेकिन 11 जनवरी 2019 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने छत्रपति मर्डर केस में भी राम रहीम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने पूर्व डेरा अनुयायी रणजीत सिंह की हत्या के केस में भी राम रहीम को दोषी पाया। इस केस में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई। इन हत्याओं में बाबा राम रहीम का साथ देने वाले 4 और लोगों
डेरा मैनेजर कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सादिक को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बताती है देश भर में 5 लाख से ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं और इनमें से 76% ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी अभी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है लेकिन फिर भी जेलों में बंद हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा राम रहीम पर हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराध साबित हुए हैं, इसके बावजूद बार बार पैरोल या फरलो दी जा रही है। बाबा अभी भी अपने जन्मदिन को मनाने के लिए 40 दिन की पैरोल पर बाहर है। जब कोई इंसान जेल में होता है तो कुछ हालात ऐसे आते हैं जब उसे थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने की इजाजत मिलती है। ये इजाजत 2 तरह की होती है, पैरोल और फरलो। दोनों का मतलब एक जैसा दिखता है लेकिन इसके पीछे की वजह और नियम अलग होते हैं। पैरोल उस वक्त दी जाती है जब कोई आपातकालीन या इंसानी वजह है, मतलब अगर कैदी के घर में किसी की मौत हो गई, परिवार में कोई ज्यादा बीमार है, किसी की शादी है या खुद कैदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो ऐसे मौके पर वो जेल प्रशासन से पैरोल की अर्जी लगा सकता है। ये पूरी तरह जेल वालों की मर्जी पर होता है, पैरोल दी जाए या नहीं। इसे दया के आधार पर दी गई छुट्टी भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं फरलो की। फरलो तब मिलती है जब कैदी ने काफी समय तक जेल में बिता लिया हो, उसका व्यवहार अच्छा रहा हो, यानी वो नियम कायदे मान रहा हो, झगड़े फसाद से दूर हो और जेल में अनुशासन में रह रहा हो। ऐसे कैदी को फरलो दी जाती है ताकि वो कुछ दिन अपने परिवार से मिल सके, बाहर की दुनिया से थोड़ा जुड़ सके और मानसिक तौर पर थोड़ा सुकून पा सके। इसे एक तरह से कैदी का हक माना जाता है अगर उसने जेल में ठीक से व्यवहार किया है। साल 2017 में सजा बुलाने के बाद से राम रहीम को अब तक 14 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। क्या राम रहीम का व्यवहार जेल में इतना अच्छा है कि पिछले 8 सालों में उसे 14 बार जेल से बाहर आने की छूट मिल जाए? छूट भी 2-4 दिनों की नहीं, 3-3 महीनों की। राम रहीम साल 2022 में 91 दिन जेल से बाहर रहे, 2023 में भी 91 दिन, 24 और 25 में भी 91 दिनों तक। वैसे एक बात और गौर करने लायक है, बाबा राम रहीम को सबसे ज्यादा पैरोल दिलाने वाले जेलर सुनील सांगवान को पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दादरी सीट से मैदान में उतार दिया था। बाबा को अब तक इतनी बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है कि लगता ही नहीं कि बाबा ने रेप और हत्या जैसे अपराध किए हों। बाबा को बार बार पैरोल मिलने के पीछे कारण बाबा का अच्छा व्यवहार नहीं बल्कि कारण है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जैसा हमने वीडियो में पहले बात की थी कि बाबा की खुद की एक पॉलिटिकल अफेयर्स विंग यानी PAW है, जिसके एक इशारे पर बाबा के फॉलोअर्स किसी को भी वोट दे सकते हैं। एक और तथ्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी बाबा को पैरोल पर बाहर किया जाता है तो हरियाणा या उसके पड़ोसी राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव, बाबा जेल से बाहर। हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शंस, बाबा जेल से बाहर। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव, बाबा फिर जेल से बाहर। हरियाणा पंचायत इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव, बाबा जेल से बाहर। देश में लोकसभा इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव, बाबा जेल से बाहर। आखिर क्यों? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।